दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 जनवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर में संक्रमित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, कोरोना नेगेटिव होने के बाद सीएम नीतीश कुमार पहली बार कैमरे पर नजर आए। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ गए थे। राहत की बात यह रही है कि उनकी जांच अब नेगेटिव आ गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बांका जिले में एक युवक को सेल्फी लेना काफी महंगा पड़ गया। जहां सेल्फी लेने के चक्कर में उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के जमुआ गांव निवासी 24 वर्षीय युवक अभिमन्यु कुमार शनिवार की मौत सेल्फी लेने के चक्कर में हो गई। गांव के पास ही जैठौर मंदिर में अभिमन्यु अपने परिवार के 2 बच्चों के साथ पूजा करने गया था। पूजा करने के बाद पास के ही घोगा बियर में सेल्फी लेने लगा। सेल्फी लेने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा डूबा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश कल महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाया। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगला परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया और अंतिम सांस तक देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। जहां खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस की जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जंजीरों से भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज के नाम के एक अलग सेना तैयार की थी। सुभाष चंद्र बोस के विचार और आजादी के आंदोलन के दौरान दिए गए उनके नारे भाषण आज भी युवाओं के दिल में जोश भर देते हैं। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर देशवासी एक दूसरे को कुछ खास शुभकामनाएं संदेश भी भेजते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनें 25 जनवरी तक रद्द रहेगी, जहां और कई के रूट डाइवर्ट रहेंगे। पूर्व रेलवे के मालदा टाउन मंडल में रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य को देखते हुए रतनपुर एवं जमालपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसको लेकर इस रेलखंड से चलने वाली पूर्व मध्य रेलवे की कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जहाँ साथ ही कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में चुनावी बिगुल के बाद तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। इस बीच यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। वैसे तो यूपी में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसका नतीजा 10 मार्च को ही आएगा। चुनाव के नतीजों से पहले यूपी में किसकी सरकार बनेगी और कौन सीएम बनेगा, इसको जानने के लिए एक न्यूज चैनल ने सर्वे किया है। ताजा सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी और किसे कितना फायदा और नुकसान होगा, इसका जिक्र किया गया है। यह सर्वे में सीएम पद को लेकर भी एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे में यह पता लगाया गया है कि किस सीएम के चेहरे को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ओपिनियन पोल में बीजेपी ने बढ़त लेकर टॉप पर अपनी जगह बनाई है, जहां वही समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 245 से 267 सीट मिल सकती है, जहां वही समाजवादी पार्टी को 125 से 148 सीट मिल सकती है। बीएसपी को 5 से 9 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को इस ओपिनियन पोल के अनुसार 3 से 7 सीट मिल सकती है। वही अन्य सीटों की बात करें तो फिर अन्य के खाते में 2 से 6 सीट आ सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी हां, 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी, बीएसपी को 19 सीटें मिली थी और अन्य को 18 सीटें मिली थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार इंटर की परीक्षा देने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। उसी दिशा निर्देशों के अनुसार इंटर की परीक्षा ली जाएगी। खबर के अनुसार बोर्ड ने कहा है कि बिहार में सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेवारी जिला शिक्षा कार्यालयों को दी गई है। इसको लेकर बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। आपको बता दें कि हर स्कूल में एक कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। इस कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरे
कमरे पर केंद्र निरीक्षक की नजर रहेगी। सभी बरामदे, पंडाल आदि में भी सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे ताकि परीक्षा को सही और फिर पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश से लेकर परीक्षा समाप्त होने तक की सूचना माइक के द्वारा दी जाएगी। किस रोल नंबर को किस कक्षा में जाना है, इसकी जानकारी भी माइक से छात्रों को जानकारी दी जाएगी ताकि छात्रों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बिहार की सीतामढ़ी तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकृति भी दे दी है। खबर के अनुसार अयोध्या से सीतामढ़ी तक राम सर्किट के रूप में घोषित सड़क बिहार के सिवान, सारण, गोपालगंज, शिवहर होते हुए सीतामढ़ी तक जाएगी। जहाँ ये सड़क 4 लेन बनाया जाएगा। इससे इन जिलों में लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दो कि मोदी सरकार अयोध्या से लेकर के बिहार की सीतामढ़ी को जोड़ने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण कराएगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस राम सर्किट सड़क के निर्माण को लेकर जल्द ही इसका डीपीआर तैयार किया जाएगा और केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 3 बड़े अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से ग्रसित 7 गंभीर मरीज को भर्ती किया गया। IGIMS में ब्रेन स्ट्रोक के कुल 30 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि PMCH में भी 13 मरीज पहले से ही भर्ती हैं। इनमें जांच कराने के बाद 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि की गई है। वही जानकारी देते हुए IGIMS के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि ठंड में ब्रेन और दिल के मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। ऐसे में बुजुर्ग मरीज अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें, गर्म कपड़े और फिर गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें। जब बिहार में लगातार बढ़ती सर्दी का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। मौसमी बीमारियों की वजह से पटना शहर के PMCH, IGIMS, गार्डिनियर रोड अस्पताल के अलावा छोटे सरकारी और फिर प्राइवेट अस्पतालों के OPD में सर्दी, खांसी और बुखार के पीड़ितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शाम होते ही सर्दी अपना असर दिखाने लगती है। मरीजों में बच्चों के साथ बुजुर्ग भी शामिल है। जब प्रत्येक आयु वर्ग के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। फ्लू के मरीज भी कोरोना की आशंका पर इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों में बुखार, कपकपी, नाक बंद, गले में दर्द, हाथ पैर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव के लक्षण अधिक दिखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में रिटायर्ड बैंक कर्मी को नीतीश सरकार फिर से बहाल करेगी। इसको लेकर विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। बहुत जल्द इनकी भर्ती की जाएगी। खबर के अनुसार बैंकों के रिटायर अधिकारियों के लिए निदेशालय में पद सृजित किए गए हैं। जब बिहार में पहली बार बैंकों के रिटायर अधिकारियों की बहाली की जाएगी। आपको बता दूं कि इन बैंक कर्मियों को बिहार सरकार की नौकरी करने के लिए 1 जनवरी 2022 तक आयु सीमा 63 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे बैंक अधिकारी 65 साल की उम्र तक सेवा में बने रह सकते हैं और बिहार सरकार को अपनी सेवा दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कड़ाके की ठंड का असर 2 करोड़ से अधिक पालतू पशुओं की सेहत और फिर लाखों हेक्टेयर में फसलों की पैदावार पर पड़ने लगा है। पूरे बिहार में पशुओं के मरने की छिटपुट सूचनाएं आ रही है, जो आपको KDB लाइव के माध्यम से भी बताया जा रहा है। जब विभाग, जिला प्रशासन ने कहीं भी सर्दी से पशुओं के मरने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुओं की देखभाल को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। बिहार के पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार ने पशुपालकों को कोई लापरवाही न करने की सलाह दी है। वही कृषि विभाग मौसम से हुई फसल क्षति का आकलन करा रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि हर क्षेत्र में खेती की मिट्टी और फिर रोग की परिस्थितियां भिन्न होती है। दोस्तों बात करते हैं कि छोटे भाई की भूमिका में JDU को लाने के बाद से ही बिहार में BJP सियासत का नया समीकरण बनाने में जुट गई है। जब बड़ा भाई बनकर हर मुमकिन कोशिश में पार्टी जुटी हुई है, लेकिन उनके पास CM नीतीश कुमार के मुकाबले के लिए कोई एक नेता नहीं है। यह सियासत के जानकारों के अनुसार BJP ऐसे भावी नेताओं की टीम तैयार करने में जुटी हुई है जो नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। सूत्रों के मुताबिक भविष्य की राजनीति को देखते हुए BJP अपने 5 अहम नेताओं की फौज तैयार कर रही है, जो CM नीतीश कुमार के बड़े कद के सामने सामूहिक शक्ति के साथ दिखे और भाजपा की भविष्य की राजनीति को बिहार में नई दिशा दिखाएं। नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, जनक राम और नितिन नवीन ऐसे ही नाम हैं जिनके दम पर भाजपा बिहार में नई सियासत बुन रही है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले में पुलिस ने हत्या के आरोप में बिहार के मंत्री लेसी सिंह के भतीजे समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। स्थानीय पुलिस ने बताया है कि लेसी सिंह का भतीजा आशीष सिंह उर्फ अथिया हत्या के 3 मामलों में कथित रूप से शामिल है। पुलिस के एसपी दयाशंकर ने बताया है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच एक नए गठबंधन और सत्ता में हिस्सेदारी के नए फॉर्मूले का ऐलान किया है। शनिवार को उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान किया। जहां गठबंधन में जन अधिकार पार्टी और फिर वाम सेफ को भी शामिल किया गया है। जहां गठबंधन में शामिल सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी। इस गठबंधन का संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया गया है। कुशवाहा कभी बीएसपी में मायावती के बेहद करीबी रहे हैं। ओवैसी ने कहा है कि अगर हमारा गठबंधन सत्ता में आता है तो फिर 5 साल के कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें एक दलित समाज और एक ओबीसी समाज का होगा। दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, इनमें से एक मुस्लिम समाज से होगा। माना जा रहा है कि इस गठबंधन के जरिए ओबीसी दलित और ओबीसी वोट बैंक को मुसलमानों के साथ लाकर एक नया राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान करके इन वर्गों को साधने का प्रयास किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बीपीएससी की लंबित परीक्षा अप्रैल महीने से शुरू होगी। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग तैयारी कर रहा है। जब बहुत जल्द इसकी तारीख घोषित कर सकता है। खबर के अनुसार सीडीपीओ की पीटी परीक्षा जो फरवरी माह में आयोजित होने वाली थी, वह परीक्षा अब अप्रैल माह में ली जा सकती है। इसको लेकर बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब लगभग 1,60,000 लोगों ने आवेदन किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में पंचायत चुनाव में हारे हुए मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने उनके बकाया मासिक भत्ता देने का फैसला किया है और इसके लिए 72 करोड़ की राशि उपलब्ध करा दी गई है। सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के बकाया मासिक भत्ता के भुगतान के लिए 72 करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस पैसे से वार्ड सदस्य एवं पंच से लेकर मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के साथ ही प्रमुख, उप प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के लिए ये राशि जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर 2021 तक बिहार के पंचायतों में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके लिए ये राशि जारी की गई है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बिहार सरकार के द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपए महीने दिया जाता है, उपाध्यक्ष को 10,000, प्रमुख को 10,000, उप प्रमुख को 5,000, मुखिया को 2,500, उप मुखिया को 1,200, सरपंच को 2,500, उप सरपंच को 1,200, जिला परिषद सदस्य को 2,500, पंचायत समिति सदस्य को 1,000 तथा वार्ड सदस्य एवं पंच को 500 राशि मासिक भत्ता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सर्दी के मौसम में नहाना हर किसी के लिए मुसीबत भरा काम साबित होता है, लेकिन शरीर को साफ सुथरा और एक्टिव रखने के लिए नहाना कितना ज़रूरी है, इससे तो आप शायद वाकिफ होंगे ही। अगर आपको पता चले कि दुनिया में एक ऐसा भी आदमी है जो पिछले 67 सालों से नहीं नहाया है, जी हाँ, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये बिल्कुल भी 100% सच है। जी हाँ, ईरान के रहने वाले अमो हाजी ने ना नहाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अमो हाजी की उम्र अभी 87 साल है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि वे पिछले 67 सालों से नहीं नहाए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि नहाना तो दूर की बात, उन्होंने अपने शरीर पर पिछले 67 सालों से पानी तक नहीं डाला है, पानी की एक बूंद तक नहीं डाला है। जहाँ अमो हाजी को इस कारण दुनिया का सबसे गंदा इंसान भी कहा जाता है। जहाँ ना नहाने का कारण उनका हेल्थ चेकअप भी किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने हैरान करने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि हाजी को कोई भी बीमारी नहीं है। ना नहाने का कारण उनका हेल्थ चेकअप भी डॉक्टरों ने किया है, जिसमें डॉक्टरों ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। डॉक्टरों ने बताया है कि अमो हाजी को कोई बीमारी नहीं है। अमो हाजी के ना नहाने का कारण डर बताया जा रहा है। दरअसल अमो हाजी को पानी से इतना डर लगता है कि उन्होंने नहाना ही छोड़ दिया। अमो हाजी को ऐसा लगता है कि अगर वे नहाएंगे तो फिर साफ सफाई के कारण बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे में वे पानी से दूरी ही बनाना पसंद करते हैं। ना नहाने के कारण अमो हाजी का चेहरा और शरीर बेहद काला पड़ चुका है। इतना ही नहीं, अमो हाजी के शरीर से बहुत ही गंदी बदबू भी आती
जाती है, जहां उनके पास लोग गंदी बदबू के कारण आ भी नहीं पाते हैं। इसकी वजह से ईरान के रेगिस्तान में अमो हाजी अकेले ही रहते हैं। 87 वर्षीय अमो हाजी वर्तमान में देजगा गांव में एक झोपड़ी में रहते हैं, जहां स्थानीय लोगों ने ये झोपड़ी उनके लिए ही बनाई है। बताया जाता है कि भले ही उन्हें पानी से नहाना पसंद नहीं है, लेकिन वे दिन भर में 5 लीटर पानी पी लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे साफ सुथरा रहना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए वे सड़ा हुआ खाना भी खाते हैं। बताया जाता है कि वे सिर्फ मरे हुए जानवरों का सड़ा हुआ मांस खाते हैं और तालाबों का गंदा पानी पीते हैं। डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि सड़ा खाना खाने और फिर 67 साल तक बिना नहाए रहने के बावजूद भी हाजी के शरीर में कोई भी बैक्टीरिया नहीं था। दोस्तों अब बात करते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोगों को बता दूं कि हमारा शरीर का भाग लगभग 70% पानी का होता है। अब आप ही देख लें कि पानी हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। पर आप सभी को बता दूं कि पानी पीने का भी सही समय और फिर सही तरीका होता है। अगर आप गलत समय पर पानी पीते हैं तो फिर आपको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि पानी पीने का सही तरीका आखिर क्या है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी को सुबह उठकर चाय पीना बहुत पसंद है, पर आप लोगों को बता दूं कि खाली पेट चाय पीने से हमें बहुत से नुकसान हो सकते हैं। अगर आप चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी पी लेते हैं तो फिर आपको इससे फायदा ही फायदा होंगे। ऐसा करने से चाय पीने का नुकसान कम हो जाता है। आप सभी को बता दें कि गर्भवती महिलाओं को पानी पीना सबसे ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके बार बार पानी पीने के लिए कहें। ऐसा करने से उन्हें बहुत से फायदे होंगे। आप सभी को बता दूं कि अगर आप सुबह उठकर भूखे पेट पानी का सेवन करते हैं, यानी कि पानी पीते हैं, तो ये आपके पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और साथ ही आपका पेट भी अच्छे से साफ होता है। जब रोज़ाना ऐसा करने से आपके चेहरे पर चमक आती है। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को नींद पसंद है। अक्सर देखते हैं कि जब इंसान को नींद आती है तो फिर वह अपना काम छोड़ करके सो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद में चलने की बीमारी होती है। इंसान तब तक सोता रहता है जब तक उसकी नींद पूरी नहीं होती है। अभी हम आपको एक ऐसे गाँव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको नींद इतनी पसंद है कि वे कहीं पर भी अपने बिस्तर बिछा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सोने के बाद उठने का नाम नहीं होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम बात कर रहे हैं कजाकिस्तान में स्थित कलाची नामक गांव की। इस गांव के लोग नींद में ऐसे सोते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस गांव के लोगों को सोने की रहस्यमयी बीमारी लगी हुई है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब ये सो जाते हैं तो फिर कई दिनों तक नहीं उठते हैं। इस गांव में बीमारी का मामला 2010 में सामने आया था। हुआ यह था कि कुछ बच्चे स्कूल जाते समय अचानक से ही गिर गए थे। जब पता लगा तो फिर सब हैरान हो गए, जिसके बाद गांव में सोने वाले लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। हालांकि वैज्ञानिक इस बीमारी पर पिछले कई साल से रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च करने के बावजूद भी इस रहस्यमयी बीमारी का पता नहीं लग पाए हैं। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर लोगों को चलते चलते नींद कैसे आ जाती है। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसा सिर्फ दूषित पानी की वजह से ही हो रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को स्लीपी होलो के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को अनाड़ी बता दिया है। जहां आरजेडी के खेला होबे का जवाब देते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि आरजेडी के परिवार और फिर भाइयों में ही खेला होता रहा है। मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि हम लोगों को तो बिहार की जनता ने 5 साल का जन्म दिया है और तेजस्वी यादव को तो खेल भी नहीं खेलने आता है। खेल खेलते तो खिलाड़ी बनते, लेकिन वे तो अनाड़ी है। वहीं यूपी चुनाव को लेकर कहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ और फिर नरेंद्र मोदी की जीत होगी। नितिन नवीन ने कहा है कि यूपी में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि भोजपुरी फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। जब बीते दिनों खेसारी लाल यादव के एक प्रोग्राम में खूब हंगामा हुआ। हालत ये हो गई थी कि यहां पर मौजूद कलाकारों पर हमला तक हो गया था। इस घटना के बाद खेसारी लाल यादव खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और ये बात खुद खेसारी लाल यादव ने सामने आकर कही है। खेसारी लाल यादव का कहना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें अकेला छोड़ दिया है। उनके साथ बीते दिनों इतनी बड़ी घटना हुई थी, लेकिन महज 2-3 लोगों को छोड़ करके किसी ने भी उनका हालचाल नहीं पूछा। जहां खेसारी लाल यादव का कहना है कि नेपाल में उनका एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हंगामा हो गया था। इस घटना में उनकी 4 गाड़ियों को जला दिया गया था। यहां तक कि उनके साथ मौजूद कलाकारों पर भी हमला हुआ, लेकिन किसी ने उनके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। खेसारी लाल यादव ने भावुक होते हुए कहा कि इस घटना के बाद मेरा हाल सिर्फ अमरपाली डुबे और निरहुआ ने ही पूछा था, लेकिन उनके बाद कोई भी मेरा हाल
हाल चाल जानने के लिए नहीं आया, नहीं पूछा। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। मैं इंडस्ट्री में लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री में कंपटीशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को दुख के समय अकेला छोड़ दें। खेसारी लाल यादव ने आगे कहा है कि उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे कदम उठाया है, लेकिन अब वे किसी की मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। अब वे किसी के सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि फसल को बर्बाद कर रहे नील गाय यानी कि घोर परास और जंगली सुअर को लोग अब मुखिया की अनुमति से ही मार सकेंगे। जब पंचायती राज विभाग ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसानों के नुकसान को बचाने को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि खेती और फिर बागवानी के फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए वन प्राणी अधिनियम 1972 की धारा 4(1)(c) के तहत ये अधिकार मुखिया को दिया जा रहा है। यानी कि अब मुखिया के आदेश से नील गाय और जंगली सुअर को मार सकेंगे। पंचायती राज विभाग की इस अनुमति के बाद जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग अब इस संबंध में आदेश जारी करेगा। घोर परास और जंगली सुअर को मारने के लिए अब मुखिया को प्राधिकृत कर दिया जाएगा। जब विभाग के इस निर्णय के बाद अब खेतों में लगे फसल बर्बाद होने से बचा जा सकेगा। कोई मुखिया ही अब अपने पंचायत की सीमा के अंदर लगे फसल के हिसाब से तत्काल निर्णय ले सकेंगे, जिससे बर्बाद करने वाले दोनों पशुओं यानी कि नील गाय और जंगली सुअर को मारने में सहूलियत होगी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के बाकरगंज इलाके में 14 करोड़ की ज्वेलरी लूट कांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पटना पुलिस की अलग अलग टीम ने जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, जहां इस मामले में अब तक 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस उन अपराधियों तक सीधे नहीं पहुंच पाई है जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। जहां बाकरगंज लूट कांड को लेकर पटना और जहानाबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी है। जहां इसके अलावा अरवल और वैशाली में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। पटना पुलिस की नाक के नीचे से अपराधियों ने लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर निकल गए। पुलिस की तरफ से केवल पटना में अब तक के 11 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के मुताबिक अब तक मिले इनपुट से यह पता चल सका है कि पटना और जहानाबाद के अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक साधु से पूछताछ की है और उनकी निशानदेही पर ही जहानाबाद, वैशाली, अरवल और पटना के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम मोदी ने शनिवार को कई जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की है। इसमें मुख्यमंत्री और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कई जिलों ने कुपोषण पर बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर कुछ जिलों ने पशुओं के टीकाकरण पर बहुत बेहतर काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में जहाँ 30% पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध था, आज वहाँ 90% तक नल से शुद्ध पानी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले जिलों में अच्छे काम की वजह से हो रहे बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा है कि अब ये जिले विकास की दृष्टि से गतिवर्धन बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि कभी पिछले जिले विकास के आईने को धुंधला कर देते थे, लेकिन ये अब विकास को गति में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने इस बदलाव के लिए उनकी सरकार के पिछले 7 सालों में किए गए प्रयास के साथ राज्यों को श्रेय दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि आजादी के 75 साल की यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। इन जिलों में पिछले जिलों का तमगा लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, तो फिर दूसरी तरफ ये पिछले जिले और पीछे रहते चले गए। उन्होंने कहा है कि देश की प्रगति को ये जिले नीचे कर देते थे और इसकी वजह से जो जिले अच्छा भी करते थे उसमें भी निराशा आ जाती थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में आमने सामने नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के अभियान पर आगे बढ़ेंगे। तेजस्वी यादव यूपी में चुनाव प्रचार करने वाले हैं, जहां फिलहाल उनका वर्चुअल रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। जहां समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन का ऐलान करने वाले राष्ट्रीय जनता दल और फिर उसके नेताओं ने यूपी जाने का मन बना लिया है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां आरजेडी का प्रभाव रहा है। इन सीटों पर तेजस्वी यादव वोटरों को समाजवादी पार्टी के पक्ष में गोल बंद करेंगे। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले वर्चुअल रैली के लिए भी तेजस्वी यादव को न्योता मिला है। हालांकि उनके शामिल होने की अब तक की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव पहले चरण की जिन सीटों पर चुनाव प्रचार कर सकते हैं उनमें मुजफ्फरनगर, शामली और सोनभद्र शामिल है। इन विधानसभा सीटों पर तेजस्वी यादव की रैलियां आयोजित की जा सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक जनसभाओं को आयोजित करने की अनुमति
अनुमति नहीं दी है, लिहाजा तेजस्वी यादव की तरफ से वर्चुअल प्रचार ही किया जाएगा। आगे अगर चुनाव आयोग प्रचार करने में ढील देता है तो फिर तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतर करके भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांगेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कभी नालंदा तो कभी छपरा से जहरीली शराब से मौत की खबरें सामने आ रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निशाने पर हैं। अब जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलिया भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचाव में आ गए हैं। यह साथ ही शराबबंदी कानून को सही बताया है। दरअसल जीतन राम मांझी की पार्टी बार बार शराबबंदी कानून की समीक्षा करने की मांग कर रही है, या तो बीजेपी भी नीतीश कुमार को आंखें दिखा रही है। वहीं कांग्रेस ने सीएम नीतीश कुमार पर हत्या का केस दर्ज करने की बात कही है। अब नीतीश कुमार की ओर से जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने सबको जवाब दिया है। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि हमें हैरानी होती है कि जो समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही खबर चल जाती है कि शराब पीने से मौत हुई है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने सीधे आरोप लगा दिया है कि जो झूठ फैलाते हैं वे खुद शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। बिना जांच किए खबर चला देना कानूनन जुर्म है। किसी के पास प्रूफ है कि शराब पीने से मौत हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कद अब इतना ऊंचा हो गया है कि शायद ही कोई पार्टी इसकी बराबरी कर सके। दरअसल ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि शनिवार को प्रतापगढ़ के रहने वाले धर्मेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। आप सोच रहे होंगे कि हम इसके बारे में आखिर क्यों बात कर रहे हैं, तो बात यह है कि धर्मेंद्र प्रताप खुद को भारत का सबसे लंबा व्यक्ति होने का दावा करते हैं। वैसे धर्मेंद्र की लंबाई 8 फीट 1 इंच है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 11 सेंटीमीटर कम है। यूपी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने धर्मेंद्र प्रताप सिंह के समाजवादी पार्टी में आने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र के आने से उनकी पार्टी को एक मजबूती मिलेगी। नरेश उत्तम ने बताया है कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह पार्टी की नीतियों और फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व से काफी प्रभावित हुए हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। धर्मेंद्र प्रताप सिंह अपनी लंबाई को लेकर बताते हैं कि उन्हें अपनी हाइट की वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो फिर वे बहुत ध्यान से चलते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पंचायतों और शहरी क्षेत्र के अलग अलग वार्डों में स्थित सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज को लेकर सुविधाएं बढ़ेगी। यह स्वास्थ्य विभाग सबसे निचले स्तर पर चलाए जा रहे अस्पतालों में सामान्य मरीजों के लिए जांच और इलाज की व्यवस्था करेगा। इसके लिए नए नए उपस्कर कमरों के निर्माण एवं अन्य जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यह सूत्रों के अनुसार पंचायतों और शहरी क्षेत्र के वार्डों में स्थित स्वास्थ्य उप केंद्र एवं अन्य अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर 11 से 16 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायतों में स्थित सरकारी अस्पतालों पर 904 करोड़ रुपए, जबकि शहरी क्षेत्र में वार्डों में स्थित अस्पतालों पर 202 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अस्पतालों में आवश्यक संसाधनों के विकास और आवश्यकताओं को चिन्हित करने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप जिलों में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जा चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब तक पुलिस प्रशासन शराब की बोतलें या फिर शराब के कार्टून ही जब्त कर रही थी, जिससे बचने के लिए तस्करों ने दूसरा रास्ता अपना लिया है। यहाँ शराब तस्करों द्वारा शराब को बोतल नहीं बल्कि शराब को एक प्लास्टिक के पैकेट में बांध करके सप्लाई कर रहे हैं। यह डिलीवरी के लिए भी किसी महंगी गाड़ी की जगह ऑटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, यह ताकि किसी को उसकी भनक ना लग सके। हालांकि तस्करों के इन प्लान को भी पुलिस ने नाकाम कर दिया है। मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना इलाके का है, जहां हाजीपुर से लाया गया टेम्पो में छिपा करके देसी शराब को पुलिस ने गाड़ी समय जांच के दौरान 150 लीटर अवैध देसी शराब के साथ टेम्पो चालक को पकड़ा है। दरअसल हाजीपुर से पटना में लाई गई अवैध देसी शराब की खेप टेम्पो के सीट के नीचे छिपा कर रखा गया था, जिसे गाड़ी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोसी और सीमांचल के कई जिले नेपाल और बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। जब इसका परिणाम यह है कि नकली नोटों की आवाजाही का ये एक प्रमुख मार्ग है। भारतीय बाजार में नेपाली मुद्रा का चलन भी धड़ल्ले से हो रहा है। नेपाली मुद्रा का चलन तो मात्र 2 रुपए के कमीशन के लिए किया जा रहा है। ज्यादातर नकली नोट जालसाज अपने एजेंटों के माध्यम से ग्रामीण हाटों में चलाते हैं। यह जालसाजों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना है। यह भारत में जाली नोट चलाने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड नेपाल के काठमांडू और पश्चिम बंगाल की कलियाचक में बैठकर काम करते हैं। जब गिरोह में कुरियर का काम ज्यादातर महिलाओं में लिया जाता है, जब महिलाओं को इसके बदले कमीशन दी जाती है। 500 रुपए के नोट 150 रुपए तक के उपलब्ध हो जाते हैं। इसी लालच में अधिकांश गरीब लोग फंस जाते हैं। इन नोटों का ज्यादातर इस्तेमाल मवेशी हाटों में किया जाता है। इसका कारण यह है कि मवेशी बेचने और खरीदने वाले ज्यादातर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। इस कारण यहाँ ये नोट आसानी से खप जाते हैं, लेकिन कई बार मामला उल्टा पड़ जाता है।
जाता है। कुछ दिनों पहले 14,000 रुपए के जाली नोटों के साथ मीना खातून नामक महिला पकड़ी गई, जहां वह किशनगंज की रहने वाली थी और सीमावर्ती पश्चिम बंगाल की खैराबाड़ी से सब्जी खरीदने गई थी। संदेह होने पर सब्जी विक्रेताओं ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो फिर 500 रुपए के 12 और 2,000 रुपए के 4 नकली नोट, जाली नोट बरामद किए गए। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। भारत के 62 रुपए में 100 नेपाली रुपए आ जाते हैं। सीमावर्ती दुकानों में नेपाली मुद्रा से भी सामान की खरीदारी बिक्री होती है। बाद में इन रुपयों को जमा करके नेपाल में इसे भारतीय मुद्रा में बदल करने का काम किया जाता है। 100 नेपाली रुपए बदलने के एवज में एजेंट को 2 रुपए का कमीशन दिया जाता है। अररिया में 29 दिसंबर 2021 को एक कार से लगभग 30,000 भारतीय रुपए और फिर 3,64,000 नेपाली रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में चल रहे सभी सरकारी एवं निजी एम्बुलेंस को एक ही नंबर से जोड़ने की कोशिश तेज हो गई है। जहां सभी सरकारी निजी एम्बुलेंस का एक ही नंबर 102 होगा, जिसे डायल करने पर पीड़ित तक सहायता पहुंचेगी। जहां सड़क हादसे में हड़ताल की संख्या कम करने और फिर त्वरित मदद के लिए ये निर्णय लिया गया है। जहां परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एक ही आपातकालीन नंबर से जोड़ने के बाद सभी प्राइवेट एम्बुलेंस का राज्य स्तर पर डेटाबेस हर जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगा। साथ ही बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए खतरनाक सड़कों की पहचान की जाएगी। इसके लिए नेशनल और स्टेट हाईवे के साथ ग्रामीण सड़कों को चिन्हित करके गश्ती बढ़ा दी जाएगी। परिवहन विभाग ने इसको लेकर गश्ती दल बनाने का निर्देश दिया है, जो ऐसी खतरनाक सड़कों पर तेज गति की गाड़ियों पर अंकुश लगाया जा सके। गश्ती दल में पुलिस और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दूं कि बिहार में 10 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना होते हैं, सड़क हादसा होते हैं। परिवहन विभाग की समीक्षा में ऐसे 10 जिले चिन्हित किए गए हैं जहां दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सारण, गया, मोतिहारी, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, वैशाली और रोहतास जिले शामिल हैं। इन जिलों से गुजरने वाली नेशनल और स्टेट हाईवे पर ब्लैक स्पॉट की भी पहचान की जा रही है। ऐसे इलाकों में गश्ती दल विशेष निगरानी करेगा और सख्ती से यातायात नियमों का पालन करवाएगा। जब मानक से अधिक गति से चलने वाली गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर बार बार ड्राइविंग नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे तो फिर उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में हाल ही में पंचायत चुनाव जीतकर नवनिर्वाचित मुखिया और उनके परिजन लगातार अपराधियों के निशाने पर बने हुए हैं। हाल ही में गोपालगंज में मुखिया की हत्या के बाद अब सीतामढ़ी में मुखिया के भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने थाना के सामने सड़क जाम करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जब पुपरी थाना क्षेत्र के आवापुर गांव में शनिवार को पूर्व के विवाद यानी कि पहले के विवाद और चुनावी रंजिश में कुछ लोगों ने आवापुर दक्षिणी पंचायत के मुखिया जकाउल्ला उर्फ जैकी के भाई मोहम्मद नसरुल्लाह को चाकू और रॉड से प्रहार करके बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। जब परिजन और ग्रामीण इलाज के लिए जख्मी हालात में उन्हें स्थानीय पीएचसी में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब मुखिया के भाई की दिन दहाड़े हत्या को लेकर गाँव में कोहराम मच गया है। आक्रोशित ग्रामीणों और मुखिया समर्थकों ने पहले थाने के सामने रोड जाम करके प्रदर्शन किया। इसके बाद आवापुर चौक पर आगजनी करके आवागमन को बाधित कर दिया। दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के बक्सर जिले से सामने आ रही है, जहां कोरोना टीका के रखरखाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जी हां, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के रघुनाथ पीएचसी परिसर में कोवैक्सीन कोरोना टीका फेंका हुआ मिला है। कचरे के ढेर में कोरोना टीका मिलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हरकंप मच गया है। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारी मामले की लीपापोती में लग गए हैं, पर सिविल सर्जन ने पूरे मामले के जाँच के आदेश दिए हैं और लापरवाही करने वाले कर्मी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। दोस्तों, बात करते हैं कि स्थानीय निकाय कोटे से बिहार विधान परिषद की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में जबरदस्त खींचतान चल रही है। एनडीए के सभी घटक दल अभी इस मामले पर टेबल टॉस की स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने अपनी सीटिंग 13 सीटों पर उम्मीदवार देने का फैसला कर लिया है। जेडीयू को बीजेपी ने 11 सीटों पर संतोष करने के लिए कहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से 50-50 के फॉर्मूले पर बंटवारे की मांग की जा रही थी। एनडीए में चल रहे इस खींचतान के बीच वीआईपी अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी के लिए बुरी खबर है। बीजेपी वीआईपी पार्टी को विधान परिषद चुनाव में एडजस्ट नहीं करने जा रहे हैं। जहां आज डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इसे साफ कर दिया है। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जब डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे पर बातचीत जारी है।
दोस्तों अब बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। कल यानी कि 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 30 जनवरी को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में होगा। इस साल सेना के 3 अंगों और फिर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कुल 16 मार्चिस दस्ते राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्ति के सामने मार्च पास्ट करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे फुल ड्रेस रिहर्सल का कार्यक्रम होगा, जिसके लिए कई मार्ग बंद है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में सबसे बड़ा और भव्य फ्लापाइस्ट होने जा रहा है, जिसमें वायुसेना, नौसेना और थल सेना के कुल 75 एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। जी हां, गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली में दहशतगर्द हमले की आशंका जताई गई है, जिसके बाद दिल्ली इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।